नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन जो थ्योरी है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं और यहाँ पे आज सेकंड क्लास है और ये जो क्लासेस चल रही है ये आपके BSPSCL, JVVNL, NCL, DRDO, इसरो, बार्क आदि जितने भी आपके इंडिया की ऑल टेक्निकल एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम यानी एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक एक प्रश्नों को आप तरीके से देखते रहिएगा। आइए पहला क्वेश्चन अपन समझते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे पहले प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा और यहाँ पे पूरा एनालिसिस अपन करते हैं। तो यहाँ पे ये लीजिएगा, पहला प्रश्न है कि गतिशील कुंडली यंत्र और गतिशील लोहा यंत्र दोनों खालिस्तान से संबंधित यंत्र है, यानी कि दो प्रकार के यंत्र है दोस्तों। एक है गतिशील कुंडली, गतिशील कुंडली का मतलब होगा चल कुंडली, यानी कि मूवेबल कुंडली या क्वाइल, तो इसको कहते हैं PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र। और मेरे दोस्तों एक होता है गतिशील लोहे यंत्र। गतिशील जो लोहे यंत्र होता है इसको मूविंग आयरन यंत्र कहते हैं, शॉर्ट में इसको कहते हैं MI यंत्र। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के यंत्र है और इसके बारे में समझते हैं ये क्या क्या अंतर है, क्या क्या नहीं है। तो यहाँ पे आइए कुछ इसका एनालिसिस अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत पहला अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ तो इसके अंतर्गत देंगे सप्लाई का। तो मैं बात करता हूँ सप्लाई जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल जो यंत्र होता है, ये जो होता है यंत्र ये ओनली फॉर किस पर कार्य करेगा, तो ये DC पर काम करता है। जबकि जो MI यंत्र होता है ये आपका AC व DC दोनों पर कार्य करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसमें चुंबक कि यहाँ पे चुंबक कैसा प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कह रहा है परमानेंट मैग्नेट, यानी कि इसके अंतर्गत यहाँ पे स्थायी चुंबक प्रयोग होगा। तो यहाँ पे कौन सा चुंबक होगा, तो यहाँ पे बात करेंगे स्थायी चुंबक होता है। जबकि इसके अंतर्गत विद्युत चुंबक प्रयोग करते हैं, कौन सा चुंबक होगा, तो यहाँ पे बात करते हैं ये आपका विद्युत चुंबक यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चुंबक तो दोनों में ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये विद्युत चुंबक यहाँ प्रयोग करते हैं और यहाँ स्थायी चुंबक प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सप्लाई हो गई, यहाँ पे ये चुंबक हो गया। नेक्स्ट बात यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्वाइल होती है इसमें जो चुंबकीय क्वाइल होगी ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये परमानेंट मैग्नेट, तो यहाँ पर इस पर लपेटी जाती है, ये आपकी यहाँ पे लपेटी जाएगी। जबकि इसके अंतर्गत जो क्वाइल होती है वो ये क्वाइल है, तो ये स्थिर प्रकार की क्वाइल है। और इसके अंतर्गत जो मूवेबल होगा वो मूवेबल क्या भाग होगा, ये लोहे का आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, ये मूवेबल है, जबकि इसके अंतर्गत कुंडली मूवेबल है। यहाँ पे ये आपका स्थायी चुंबक होता है, जबकि इसके अंतर्गत ये विद्युत चुंबक प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा, ये विद्युत चुंबक प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पे ये आपका स्थायी चुंबक इसके अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंट्रोलिंग टॉर्क। जो कंट्रोलिंग जो टॉर्क होता है ये कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए कंट्रोलिंग जो होगा कंट्रोलिंग टॉर्क उसके लिए यहाँ स्प्रिंग प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ गुरुत्वीय नियंत्रण विधि अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पीछे का पक्का तो बैठ जाता। तो यहाँ पे सीधा अपन बात करेंगे कि नियंत्रण बल, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे नियंत्रण बल। तो भैया नियंत्रण बल के लिए यहाँ पे बात करेंगे स्प्रिंग, तो स्प्रिंग विधि का प्रयोग करेंगे, जबकि इसके अंतर्गत यहाँ पे गुरुत्व विधि का हम प्रयोग करते हैं। ये लोग गुरुत्व विधि यहाँ प्रयोग अपन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अवमंदक बल के लिए,
अवमंदक बल के लिए कौन सी विधि होगी? तो यहां पे मैं बात करूंगा दोस्तों अवमंदक। अवमंदक, तो अवमंदक बल के लिए जो डैम्पिंग टॉर्क होता है उसके लिए, तो इसके अंतर्गत एडी करंट हम प्रयोग करते हैं, एडी करंट। तो एडी करंट हम प्रयोग करते हैं, जबकि इसके अंतर्गत वायु घर्षण विधि हम प्रयोग करते हैं, वायु घर्षण विधि हम प्रयोग करते हैं। यहां पे जो पीएमएमसी होता है ये बहुत ही बारीक अंतर को या बारीक मान को आसानी से माप लेता है, यानी कि ये छोटे मान को आसानी से मापता है, छोटे मान को मापता है, जबकि मापता है। और ये जो है ये केवल बड़े मान को मापता है, केवल बड़े मान, यहां पे क्या लिखेंगे, बड़े मान को मापता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पे सुग्राहिता। सुग्राहिता, तो मेरे दोस्तों यहां सुग्राहिता जो होगी वो पीएमएमसी की सुग्राहिता क्या होगी, अधिक होती है। क्या होगी? तो बात करते हैं यहां पे अधिक, जबकि यहां पे इसकी सुग्राहिता क्या होगी, निम्न होती है, इसकी सुग्राहिता निम्न होती है। मैं बात करता हूं एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, और यहां पे एक्यूरेसी जो इसकी होती है वो अधिक होती है, और इसकी दोस्तों अधिक होती है, जबकि अधिक है ना, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है ये क्या होती है, कम होती है। ये आपको डाटा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि जो गतिशील कुंडली है, यंत्र है, गतिशील लोहा यंत्र है, दोनों में खालिस्तान से संबंधित यंत्र है। तो दोस्तों विद्युत चुंबक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यंत्र, यहाँ पे विद्युत ऊष्मीय इलेक्ट्रोथर्मल यंत्र होता है, विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र होता है, और विद्युत गतिशील यानी इलेक्ट्रोडायनामिक यंत्र होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक मैग्नेटिक यंत्र खालिस्तान से संबंधित यंत्र है। उसमें से होता है क्या, विद्युत स्टैटिक से होता है क्या, विद्युत गतिशील यानी इलेक्ट्रोडायनामिक यंत्र होता है। तो विद्युत गतिशील, तो भैया विद्युत गतिशील यंत्र होता है और एक विद्युत चुंबकीय होता है। तो यहां पे अपन बात करेंगे कि लोहा यंत्र दोनों से संबंधित होता है, यानी गतिशील कुंडली भी हो और गतिशील लोहा यंत्र भी हो। तो लोहा यंत्र तो ये रहा, और यहां पे बात करते हैं ये आपका परमानेंट मैग्नेट होता है। तो यहां पे विद्युत चुंबकीय क्या आ जाएगा, विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र होता है। तो यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे विद्युत चुंबक बनता है अंदर, क्योंकि विद्युत चुंबक इसमें भी होता है, विद्युत चुंबक इसमें भी होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन होता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं, और यहाँ पे अगला जो प्रश्न आता है वो अगला प्रश्न क्या है, आइए यहाँ पे अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों ये, और ये प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। ये तो यहाँ पे सेकंड नंबर है कि डायोड जिसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज को सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे समझिएगा, डायोड, ठीक है, अगर मैं डायोड की बात करता हूं, जो डायोड होता है ये डायोड क्या कार्य करता है, तो सीधी भाषा में कहूंगा एसी टू डीसी कार्य करता है। अगर मैं इसका सिंबल बनाना चाहूं तो मेरे दोस्तों इसका सिंबल होता है ये, इसमें एनोड ये होता है, कैथोड ये होता है, इसमें धारा का प्रवाह होता है, वो एनोड से कैथोड की ओर धारा का प्रवाह आराम से इसमें होता है। ये जो डायोड होता है न तो ये धारा को कंट्रोल करता है और ना ये वोल्टेज को करता है। तो मैं यह लिखूंगा धारा व वोल्टेज को नियंत्रण नहीं करता है, नहीं करता है। इसका काम क्या है, तो ये एसी को डीसी में बदलना होता है। ये एक काम करता है स्विचिंग का, तो ये है किसका काम करेगा, ये स्विचिंग का कार्य करता है, यानी परिपथ को ऑन ऑफ करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे बात करेंगे स्विचिंग, क्या बात करेंगे, स्विचिंग का कार्य करता है, ठीक है, ये डायोड। अब डायोड के मेरे दोस्तों अलग अलग प्रकार होता है, जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे जीनर डायोड की। तो यहाँ पे जीनर
जो डायोड होता है, जीनर डायोड का जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या है, सेम डायोड होता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जीनर होता है वो बिल्कुल जेड की तरह है ये, और ये जो जीनर डायोड होता है ये किसको कंट्रोल करता है, तो ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो ये किसका नियंत्रण करेगा, तो भैया नियंत्रण की बात करते हैं तो यहाँ पे ये नियंत्रण करता है किसका, वोल्टेज का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये नियंत्रण जो करता है ये किसका करेगा, वोल्टेज का। तो ये वोल्टेज का नियंत्रण करता है। दूसरी चीज, ये हमेशा रिवर्स अवस्था में कार्य करता है। यहाँ पे ये जीनर डायोड होता है जो रिवर्स अवस्था में कार्य करता है। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज सिद्धांत पर काम करेगा। अगर मैं सिद्धांत की बात करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अगर सिद्धांत की बात करता हूं दोस्तों, तो ये ब्रेक डाउन, तो ये ब्रेक डाउन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे कि एक होता है टनल डायोड, टनल डायोड होता है। और ये जो टनल डायोड होता है इसको सीधा सा कैसे बनेगा, तो ये मेरे दोस्तों टनल डायोड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा यहाँ पे शॉर्ट की डायोड, और जो शॉर्ट की डायोड होता है वो कैसे होगा, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होगा, तो ये एस की तरह होगा, ये शॉर्ट की डायोड हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे वेक्टर डायोड, किसकी बात करूं, वेक्टर डायोड की बात करते हैं। तो वेक्टर डायोड होता है यहाँ पे इस प्रकार से, सॉरी, तो यहाँ पे ये वेक्टर डायोड होता है, या बीच में कैपेसिटर की तरह होता है। तो ये वेक्टर डायोड होता है। एक होता है गन डायोड, कौन सा डायोड, तो बात करेंगे गन डायोड। और गन डायोड कैसा होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है, ये गन डायोड होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज अपन ने पढ़ ली। तो ये कह रहा है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज तो सामान्य डायोड करता है, और सामान्य ये डायोड की तुलना से कम रखा जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, तो मेरे दोस्तों वो किसके रूप में जाना जाएगा, तो यहाँ पे बात करेंगे जीनर डायोड के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पे ये जीनर डायोड होता है। सुरंग डायोड यानी टनल डायोड के बारे में मैंने बता दिया कि ये है। एक होता है एलईडी कैसा होता है, एलईडी डायोड देख लीजिए, ये आपका एलईडी है, ये एलईडी डायोड होता है, तो इसमें से ये किरण बाहर की ओर निकलती है। एक होता है फोटो डायोड, और फोटो डायोड कौन सा होता है, तो मैं इधर बात कर देता हूँ फोटो डायोड। और जो फोटो डायोड होता है ये एलईडी का जस्ट विपरीत होता है, उसमें किरणें बाहर निकल रही थी, फोटो डायोड में अंदर की ओर प्रवाहित होती है। और एक पीएन डायोड, तो पीएन डायोड तो आपका ये होता है। तो यहाँ पे राइट जो ऑप्शन होगा, और राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन सीधा कहेंगे अपन, ये जीनर डायोड होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न आता है अपने यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है ये देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, ये अगला प्रश्न है ये, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पे NE कोड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूट्रल का रंग और खालिस्तान होता है। मैं पूरा समझा देता हूँ आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही। तो यहाँ पे बात करते हैं सिंगल फेज, ठीक है। सिंगल फेज के अंदर यहाँ पे अपने पास में 3 लाइन होती है, और 3 लाइन का मतलब है यहाँ पे एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, और एक होता है मेरे दोस्तों अर्थ। यानी P का मतलब तो क्या होता है यहाँ पे फेज, न्यूट्रल का मतलब क्या, यानी न्यूट्रल, N का मतलब क्या है, तो बात करेंगे न्यूट्रल येलो। E का मतलब क्या होता है यहाँ पे अर्थ, क्लियर, यहाँ पे ये होता है। इसका जो रंग होता है वो क्या क्या होगा, आइए इनका रंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फेज का रंग तो क्या होता है, लाल होता है। यहाँ पे न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, तो बात करते हैं काला होता है। और अर्थिंग का रंग होता है वो कैसा होता है, तो ये हरा होता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई आपको डाउट नहीं होगा।
नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ आता है नंबर 3। और दोस्तों नंबर 3 जो होता है, नंबर 3 क्या है, आइए नंबर 3 को भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे वही आपका फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग होता है। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो फेज होते हैं ये आपके 3 होते हैं, यानी कि यहाँ बात करेंगे आर, वाई और ये बी, जबकि यहाँ पे न्यूट्रल होता है और ये अर्थिंग होता है। तो ये कौन कौन से रंग होते हैं, आइए इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लाल रंग होता है इसका, ठीक है, यहाँ पे ये पीला रंग होता है और यहाँ पे ये आपका नीला रंग होता है यहाँ, ठीक है। और एन न्यूट्रल होता है, और एन न्यूट्रल यानी कि काला होता है, ये येलो साहब ये काला हो गया। यहाँ पे ई फॉर अर्थिंग यानी कि हरा रंग होता है, ये ई फॉर यानी हरा रंग होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि जो 3 कोर केबल होती है, 3 कोर केबल, 3 कोर जो केबल होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि मामला अलग चलता है, यानी कि फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पे फेज का रंग जो होता है वो मेरे दोस्तों कैसा होगा, तो यहाँ पे बात करते हैं, फेज का जो रंग होता है वो भूरा होता है। कैसा होगा, भूरा। न्यूट्रल का जो होता है, न्यूट्रल का रंग होता है नीला, और अर्थिंग का रंग होता है हरा। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्या लिख दिया, तो यहाँ पे अर्थिंग का जो रंग होता है वो चाहे कोई सा भी हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हरा होता है। हरा ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर हम पीला करेंगे, पहली प्राथमिकता इसको ये देनी है। तो यहाँ पे अर्थिंग का हरा, अर्थिंग का हरा और अर्थिंग का हरा होता है। अब राइट ऑप्शन क्या आ रहा है, न्यूट्रल का पूछ रहा है। 3 कोर कोई केबल इसके अंतर्गत है नहीं, तो 3 कोर केबल अगर नहीं है तो सीधा सीधा सा अपन क्या कर देंगे यहाँ पे कि न्यूट्रल का होता है, तो न्यूट्रल का क्या होता है मेरे दोस्तों, काला होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होता है। ये पूरी डिटेल के साथ अपन ने चर्चा कर ली दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या आता है यहाँ पे, आइए ध्यान पूर्वक समझते हैं सारा का सारा। यहाँ पे अगला प्रश्न ये है, तो दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखो, मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध खालिस्तान सीमा में होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा मानव शरीर का प्रतिरोध देख लीजिए। यहाँ पे मानव शरीर का प्रतिरोध, तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध देखते हैं, मानव शरीर के प्रतिरोधी कंडीशन अलग अलग होती है। यहाँ मैं पहली कंडीशन कहूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ मेरे दोस्तों सामान्य अवस्था। क्या बोल सकता हूँ, सामान्य अवस्था कह सकता हूँ। दूसरा मैं कह सकता हूँ गीला शरीर, गीला शरीर कह सकता हूँ, गीला शरीर कह सकता हूँ। और इसी को मैं कह सकता हूँ स्वस्थ, क्या कह सकता हूँ, स्वस्थ शरीर कह सकता हूँ, स्वस्थ। तो ये दोनों ही कंडीशन होगी, ठीक है। एक कंडीशन होती है कि शुष्क अवस्था होती है, या फिर अपन कहते हैं शुष्क अवस्था या सूखा शरीर, शुष्क शरीर, ठीक है, सूखा शरीर। तो इसके अंतर्गत क्या प्रतिरोध होगा। और एक आपसे पूछा जाता है कि शरीर का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शरीर का आंतरिक प्रतिरोध, और एक कंडीशन होती है यहाँ पे लास्ट चौथी कि कान से कान का प्रतिरोध। तो दोस्तों यहाँ पे आइए समझते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा होता है 1 किलो ओम, ठीक है,
ये लगभग 1 किलो ओम होता है। यहाँ पे शुष्क अवस्था में सूखा शरीर होता है तो यहाँ पे होता है 100 किलो ओम। 100 किलो ओम कह दो, या फिर आप कह सकते हो 1 लाख ओम। 1 लाख ओम कह सकते हो। शरीर का आंतरिक प्रतिरोध होता है ये मेरे दोस्तों 300 ओम से लेकर के ये आपके 700 ओम तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कान से कान का प्रतिरोध, और कान से कान का प्रतिरोध होता है तो ये लगभग आपके 100 ओम होता है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। 4 कंडीशन है, सामान्य कंडीशन कह दो या सामान्य अवस्था कह दो, या स्वस्थ शरीर कह दो या गीला शरीर कह दो, शुष्क अवस्था कह दो या सूखा शरीर कह दो, शरीर का आंतरिक प्रतिरोध कह दो या कान से कान का प्रतिरोध कह दीजिए। तो सामान्य से 1 किलो होता है, सूखे का 1 लाख होता है, और आंतरिक का पूछ ले 300 से 700 हो सकता है, ऑप्शन नहीं मिले तो 400 से 600 होता है। नेक्स्ट कान से कान का प्रतिरोध होता है 100 ओम होता है। तो यहाँ पे मानव शरीर का गीली त्वचा का पूछ रहा है, और यहाँ पे अपन ने सीधा लिखा है कि गीली शरीर का, तो भैया 1 लाख ओम होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन होता है। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन होता है पानी बोतल। तो यहाँ पे ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न कौन सा आता है? तो आइए अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। तो ये 5 नंबर प्रश्न है, और 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आइए दोस्तों, ये शरीर कंटिन्यू रहेगी, कब तक रहेगी इसका कोई पता नहीं है। जब तक लाइनमैन की मेंस एग्जाम नहीं हो जाती तब तक ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। 10 क्लास, 20 क्लास, 30 क्लास, 50 क्लास, 100 क्लास, कितनी भी हो वो सारी रहेगी। और दोस्तों, अभी तक आपने यदि फाउंडेशन कोर्स आपने नहीं लिया है तो प्लीज फाउंडेशन कोर्स आप ले सकते हो। मात्र फाउंडेशन जो कोर्स होता है वो मात्र 599 रुपए इसकी फीस है। 1 साल वैलिडिटी है। इसके अंतर्गत यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, ड्राइंग है, और बेसिक साइंस इसके अंदर पूरा कवर किया गया है। पूरा का पूरा 0 लेवल से हाई लेवल तक इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो आप आराम से ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पे बाई पे जाकर के आप आराम से पूरा कोर्स कंप्लीट आप खरीद सकते हो। तो आराम से पूरा मटेरियल उसके अंतर्गत मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ये कमेंट में आंसर दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है अगला, प्लेट अर्थिंग में 2 समांतर प्लेटों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों, मैं अगर प्लेट अर्थिंग की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले जो गड्ढा खोदा जाता है, देखो प्लेट अर्थिंग के अंदर क्या होता है, जो गड्ढा होता है ये, तो गड्ढे की जो गहराई होती है वो 1.5 से 3 मीटर होती है। 1.5 से 3 मीटर होती है, जबकि वो 90 × 90 सेंटीमीटर क्या होता है चौड़ाई और उसकी लंबाई होती है। गहराई जो होती है 1.5 से 3 मीटर होती है। इसके अंतर्गत प्लेट डाली जाती है, वो प्लेट कॉपर की भी हो सकती है और वो GI की भी होती है। किसकी होती है? यहाँ पे अपन बात करते हैं GI की भी होती है। यहाँ पे इसकी जो प्लेट का जो साइज होता है वो 60 × 60 और इसका भी 60 × 60 सेंटीमीटर के अंतर्गत होता है। जो मोटाई होती है इस कॉपर की, जो मोटाई होती है 3.18 mm से कम पतली नहीं होती है, जबकि GI के अंदर 6 यहाँ पे 6.36 mm होती है। क्लियर? तो ये चीजें इसके अंतर्गत होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन सीधा सीधा कि प्लेट अर्थिंग, जो प्लेट अर्थिंग होती है ये सारा का सारा हो गया। पानी पहुंचाने के लिए एक पाइप होता है जिसका जो व्यास होता है ये 19 mm होता है। कितना होता है? 19 mm होता है, जो GI का बना होता है। और ये जो प्लेट होती है इसको ऊर्ध्वाधर अवस्था में यानी खड़ी अवस्था के अंतर्गत स्थापित अपन किया जाता है। 2 प्लेट होती है, यहाँ पे ये 2 प्लेट होती है। तो 2 प्लेट के अंतर्गत जो बीच में जो न्यूनतम गैप दिया जाता है, ये न्यूनतम गैप 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 मीटर ऑप्शन में है नहीं, तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? फिर अपन क्या करेंगे? 8 मीटर करेंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होता है। दोस्तों, पाइप के अलावा यहाँ पे एक होती है नलिका,
या पाइप अर्थिंग आप कह सकते हो, नली का अर्थिंग होती है। एक यहाँ पे रोड अर्थिंग होती है। कौन सी होती है? तो रोड अर्थिंग होती है। सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है नली का, और जो सबसे सस्ती पड़ती है वो रोड अर्थिंग पड़ती है, जिसका उपयोग जहां पे नमी की मात्रा कम होती है वहां पे इसका अपन क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो गया। तो अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और ये स्क्रीन पर देख लीजिए आराम से। अगला प्रश्न है तो ये ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप में ज्वलन का मान कितना होता है? ज्वलन का मतलब यहाँ पे होता है कि इसको जलाने के लिए कितना वोल्टेज की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप ये इस तरह दिखाई दे रहा है। वास्तव में इसके अंतर्गत देखो, एक नली ये होती है और एक नली ये होती है, यानी कि इस प्रकार से होती है। ये जैसे आंतरिक नली होती है, और यहाँ पे ये बाहर की नली इस प्रकार से यू आकार में होती है। यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड होते हैं, और यहाँ पे सोडियम वाष्प के क्या डाल दिए जाते हैं, टुकड़े डाल दिए जाते हैं, और ये दोनों के अंतर्गत यहाँ पे ये निर्वात होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ निर्वात होता है। यहाँ पे इसको केवल क्षैतिज अवस्था के अंतर्गत ही लगाया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ आता है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, और ये ट्रांसफॉर्मर जो होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और ये क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। जैसे कि अपने सप्लाई के अंतर्गत 230 वोल्टेज होता है, तो लगभग ये क्या करता है 350 से 400 वोल्टेज तक इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है, जो सप्लाई के समांतर क्रम में लगाया जाता है, जो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए होता है। क्लियर मेरे दोस्तों? यहाँ पे ये जो होता है ये 140 वाट तक बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम वाष्प लैंप होते हैं, ये आपके ज्वलन का होता है। तो ये लगभग कितना मान हो गया? अब ये किसके अंतर्गत देखने को मिल रहा है? तो 150 से पॉसिबल ही नहीं होता, तो 400 से 600 के बीच अपन करेंगे, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इसका प्रचालन जो समय होता है, प्रचालन समय, प्रचालन जो समय होता है ये 5 से 10 मिनट का होता है। कितना? 5 से 10 मिनट का होता है, मिनट। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट का होता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, प्रारंभ में कौन सा प्रकाश देता है? तो यहाँ पे प्रारंभ में रंग, प्रारंभ में प्रकाश का जो रंग होता है ये कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, लाल होता है, हल्का लाल होता है। दूसरा अपन कहेंगे कि रनिंग अवस्था में, कौन सा? कि रनिंग अवस्था में, रनिंग अवस्था, रनिंग अवस्था में जो होगा, ये रनिंग अवस्था में क्या होता है, ये पीला होता है, हल्का पीला होता है, जो तीव्र गति के साथ में होता है। तो मेरे दोस्तों ये पूरा का पूरा डाटा था इसके अंतर्गत 6 नंबर क्वेश्चन में। तो आगे अपन चलते हैं, और यहाँ पे अगला जो प्रश्न होता है, और अगला प्रश्न क्या होगा आइए समझते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है आइए। अगला है, वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज वाइंडिंग द्वारा फील्ड शंट वाइंडिंग का विरोध होता है कहलाती है। तो दोस्तों पहली बात तो क्या है, मोटर है। मोटर है इसका मतलब ये आर्मेचर बन गया, और यहाँ पे ये लो आगे कहा जा रहा है कि भैया इसके अंतर्गत एक वाइंडिंग है जो सीरीज वाइंडिंग है, ये लो ये सीरीज वाइंडिंग है, और कह रहा है कि एक समांतर वाइंडिंग है जो सीरीज वाइंडिंग का विरोध हो रहा है, इसका मतलब विपरीत अवस्था में लगी हुई है, और ये इस प्रकार से लगी हुई है। यहाँ पे अपन क्या देंगे, सप्लाई देंगे। तो ये दोस्तों मोटर बन चुकी है, और ये जो मोटर है ये कंपाउंड मोटर है, लेकिन कंपाउंड भी कौन सी है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, तो राइट ऑप्शन ये होता है। अब आप पूछोगे साहब संचय मोटर कौन सी होती है? अगर दोनों वाइंडिंग एक ही दिशा में होती तो ये संचय वाइंडिंग बन जाती है। अगर ये वाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती, सीधा होता, तो ये शंट मोटर बन जाती है। और यहाँ पे अगर ये वाइंडिंग हट जाती तो ये सीरीज मोटर बन जाती है। तो ये तो कौन सी हो गई, तो ये आपकी फील्ड तो है,
लेकिन शंट फील्ड है। ये आपकी भैया फील्ड तो है लेकिन ये सीरीज फील्ड है। नेक्स्ट में यहाँ पे चर्चा करता हूँ कि जो आपकी सीरीज फील्ड है इसको D1 और D2 से दर्शाया जाता है। इसके सिरे को A1 और इसके सिरे को A2 से दर्शाया जाता है, जबकि इसको E1 और E2 के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे ये आपके कौन सी मोटर होगी? डिफरेंशियल मोटर होती ही है। अगला प्रश्न होता है अगला, तो यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हो गया दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पे, और ये प्रश्न भाई क्या हो गया, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, और इसको ध्यान पूर्वक समझना है। तो देखिएगा, वह कन्वर्टर जिसमें डीसी जनरेटर और एसी मोटर को यांत्रिक रूप से युग्मित किया जाता है। दोस्तों एक तो डीसी जनरेटर ले लीजिए और एक एसी मोटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो है क्या, तो अपन कहेंगे एसी मोटर, और एक क्या है कि ये डीसी मोटर होती है, और दोनों को यहाँ ये क्या है, तो इसके बारे में कहते हैं कि ये है कपलिंग। तो ये कपलिंग होती है, और ये आपका क्या है, ये एम होता है तो ये जी होता है। इसको उल्टा कह दो चाहे ऐसे कह दो, तो एम और जी सेट होता है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एम जी सेट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है कि यांत्रिक रूप से युग्मित किया जाता है, तो उसे खालिस्तान क्या कहा जाता है, तो इसे मोटर जनरेटर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मोटर जनरेटर सेट कहते हैं, यानी एम जी सेट कहते हैं। अब यहाँ पे जनरेटर कौन सा लिया जाता है, तो ध्यान रखना सामान्यतः शंट जनरेटर लिया जाता है। और यहाँ पे मोटर कौन सी होती है, तो यहाँ पे पिंजरा प्रेरण मोटर यूज करते हैं। कौन सी, पिंजरा प्रेरण मोटर। लेकिन उच्च वोल्टेज के लिए बात करते हैं, उच्च के लिए, तो यहाँ शंट की अपेक्षा क्या होता है, तो यहाँ पे कंपाउंड जनरेटर होता है, और इधर पिंजरा की जगह क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर हम प्रयोग करते हैं। कौन सी मोटर होती है, सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस मोटर प्रयोग करते हैं, तो उच्च के लिए ये करते हैं, और निम्न के लिए अपन निम्न के लिए अपन प्रयोग करते हैं ये। यहाँ पे जो आपका एमजी सेट होता है, एमजी सेट कहाँ प्रयोग किया जाता है, केवल प्रयोगशालाओं में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो प्रयोगशाला, या फिर बात करेंगे उद्योगों में, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत इसका प्रयोग अपन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन लग गया सी। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है, तो कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे चुंबक, क्लियर। तो ये चुंबक और चुंबक दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक होता है आपका कौन सा, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो चुंबक होता है, इसका जो चुंबकत्व गुण होता है बहुत कमजोर होता है। तो यहाँ पे एक होता है आपका कौन सा, कृत्रिम चुंबक, जो मानव द्वारा निर्मित होता है। फिर होता है कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का, एक होता है आपका स्थायी चुंबक, और एक होता है आपका अस्थायी चुंबक। यहाँ पे जो स्थायी चुंबक होता है इसी को मैं क्या नाम देता हूँ, कठोर चुंबक कहते हैं। और अस्थायी चुंबक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये नरम चुंबक कहते हैं। यहाँ पे जो कठोर चुंबक होता है ना, यहाँ जो कठोर चुंबक होता है ये निकिल का, ये मेरे दोस्तों कोबाल्ट, ये आपके फौलाद का बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एल्निक का बनाया जाता है, या फिर बात करते हैं एल्कोनेक्स का बनाया जाता है। यहाँ पे इसका आकार जो होता है, यहाँ पे स्थायी चुंबक का आकार मन मर्जी दिया जाता है, यानी कि छड़ के रूप में हो सकता है। यहाँ पे बेलनाकार के रूप में हो सकता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा सुई हो सकता है, यहाँ पे मैं बात करूंगा रिंग हो सकती है, यहाँ यू आकार हो सकता है। और
इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग हम लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर के अंतर करते हैं, यंत्रों के अंतर्गत इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग मेघर के अंदर करते हैं, जैसे डायनामो होता है उसके अंतर्गत इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात करते हैं स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक क्या होता है? इसमें एक लोहे की ये बारीक पत्तियों से होती है और यहाँ पे बारीक तार लपेट कर इसको तैयार किया जाता है, तो यहाँ विद्युत सप्लाई देते हैं, इसलिए इसको विद्युत चुंबक भी कहते हैं। कौन सा? विद्युत चुंबक भी कहते हैं। और इसमें ध्रुवता और चुंबकीय क्षेत्र को कम ज्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा करके, लेकिन इसके अंतर्गत ना तो ध्रुवता चेंज होती है ना इसका चुंबकीय क्षेत्र चेंज होता है, तो कम क्षमता के लिए इसको प्रयोग करते हैं, जबकि पावरफुल जगह इसको प्रयोग किया जाता है। तो जितनी भी आपके मशीन होती है, जितनी भी आपकी मशीनें होती है, चाहे वो आपके मोटर हो, चाहे वो जनरेटर, चाहे वो आपके ट्रांसफार्मर हो, कुछ भी हो, तो उन सभी जगह ये प्रयोग किया जाता है। कि पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया तो कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक होता है? तो दोस्तों स्थायी चुंबक ये रहा, और स्थायी चुंबक इसका बना होता है तो कार्बन स्टील का होता है, एल्निको होता है, एल्कोनेक्स होता है, ये सभी तो राइट ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या होता है? राइट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पे लीजिएगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर ये लो। तो यहाँ पे नियम क्या है? प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण जो उन्हें उत्पन्न करता है का विरोध करते हैं। दोस्तों इसमें समझने के लिए ऐसे समझिएगा सीधा सा, ये एक कुंडली है, ठीक है, और यहाँ पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ AC। जैसे ही मैंने सप्लाई दिया तो यहाँ पे आ गया EMF, और इस EMF को कहते हैं आरोपित EMF। जैसे ही इसके अंतर्गत EMF आता है तो इसके अंतर्गत क्या होता है? यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और ये जब चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है तो ये बार बार परिवर्तित प्रकार का होता है, और परिवर्तित प्रकार का होगा तो इस कुंडली के अंतर्गत अंदर यहाँ पे इसमें क्या पैदा हो जाता है? एक EMF पैदा हो जाता है, और ये जो EMF पैदा हो जाता है इसको अपन कहते हैं स्व प्रेरित EMF। क्या कहते हैं? स्व प्रेरित EMF कहते हैं। किस क्रिया के कारण हो रहा है? तो ये स्व प्रेरण क्रिया के कारण होता है। अब यहाँ पे जो EMF पैदा हो रहा है ये किसके कारण हुआ? आरोपित EMF के कारण। ऊपर से ये आ रहा है नीचे की ओर, और ये नीचे से भाई साहब ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये EMF किसके कारण पैदा हुआ? इसके कारण पैदा हुआ, और ये इसी का क्या कर रहा है? अब विरोध कर रहा है। भाई इस कुंडली में ऊपर से नीचे आ रहा है और ये भाई साहब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो रास्ता तो एक ही है, तो बोलो विरोध होगा कि नहीं होगा? यानी कि जिसके कारण पैदा होता है उसी का विरोध किया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या? लेंज नियम। इसी को क्या कहते हैं? यहाँ पे लेंज नियम के नाम से जाना जाता है। यानी E बराबर माइनस N, यहाँ पे d∅ क्या होता है? dt होता है। ये एक फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत ये जो माइनस का जो चिन्ह होता है ये दर्शाता है कि यहाँ पे ये क्या है? तो ये लेंज नियम होता है। जो लेंज नियम होता है ये केवल किस पर काम करता है? अरे ये ऐसी पर कार्य करता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये विरोध करता है, लेंज नियम होता है, तो ये रहा आपके लेंज नियम होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट होता है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे वे में समझा दी है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, और ये अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये तो भैया पढ़ा दिया ना। अगला प्रश्न, और ये लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे बात करते हैं आर्मेचर कोर को पटलित करने पर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आर्मेचर कोर की बात करते हैं। तो भैया आर्मेचर जो कोर होती है वो कैसे होती है? यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आर्मेचर जो कोर होती है वो आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आर्मेचर जो कोर होगी ना वो मेरे दोस्तों इस प्रकार से होगी।
ये इस प्रकार से ये आर्मेचर क्या होती है, कोर होती है, और बीचों बीच में ये होता है। तो यहाँ पे ये एक कोर है और ये बहुत पतलित होती है, पत्ती नुमा में बनाया जाता है। अब ऐसे अनेक सारी कोर होती है और सभी को मिला करके और फिर यहाँ पे अगर आप गहराई से देख सकते हो तो ये देखो पतली पतली पत्तियां हैं और ये पतली पतली पत्तियों को चिपका कर बनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं खांचा। खांचा इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, स्लॉट्स होता है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत यहाँ पे पहले ऐतालक लगाया जाता है और फिर इसके अंतर्गत डाली जाती है वाइंडिंग। वाइंडिंग बाहर न निकले इसलिए इसके ऊपर से एक अलग से पदार्थ लगाया जाता है और इस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मेरे दोस्तों पच्छड़। पच्छड़ कहते हैं और इंग्लिश में बोले तो वेडेज कहते हैं। और ये पच्छड़ यानी कि जो वेडेज जो बना होता है ये किसका बना होता है, तो ध्यान रखिएगा ये बना होता है जूट का, ये बना होता है बांस की लकड़ी का, ये बना होता है मिलीनेक्स का, मिलीनेक्स का, और ये बना होता है फाइबर का, फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे जूट बांस मिलीनेक्स फाइबर का बना होता है ताकि हमारी बाइंडिंग बाहर ना निकले। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटलित क्यों बनाते हैं, तो यह पटलित, तो यहाँ पे पटलित की बात करते हैं, तो पटलित की बात करते हैं तो यहाँ पे एडी करंट, एडी करंट हानि, एडी करंट जो हानि होती है उसको कम करने के लिए, एडी करंट हानि को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको पटलित बनाया जाता है। तो यहाँ पे भंवरधारा हानि का मान बढ़ाने के लिए, अरे भाई बढ़ाएंगे क्यों, आर्मेचर कोर के प्रतिरोध को, आर्मेचर कोर का प्रतिरोध है वो घटाने के लिए, आर्मेचर कोर के प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, और जैसा का जैसा रहेगा। अब दोस्तों कहते हैं कि क्वेश्चन घुमा दिया, अरे क्वेश्चन क्या खाक घुमा दिया, आप तरीके से पढ़िए ना। तो भाई यहाँ पे कह रहा है एडी करंट को कम करने के लिए, अरे एडी करंट होती क्या है, तो अपन कहते हैं कि जो ये कोर है इस कोर में उत्पन्न ऊष्मा के कारण जो हानि होती है उसे हम कहते हैं भंवरधारा हानि। अब ये भंवरधारा हानि हुई तो ऊष्मा, अरे ऊष्मा किसके कारण हुई, प्रतिरोध के कारण। अरे तो प्रतिरोध को कम कर दीजिए, सीधा सीधा है कि यहाँ पे पटलित इसीलिए बनाते हैं ताकि प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो ऊष्मा कम हो जाएगी, और ऊष्मा कम हो जाएगी तो बोलो भंवरधारा हानि कम होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे आर्मेचर प्रतिरोध का मान घट जाता है, तो राइट ऑप्शन ये। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, सीधा नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, 20 डिग्री घुमाया, अपन पूरे के पूरे 360 डिग्री घूम जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो भंवरधारा हानि को कम करने के लिए कोर को पटलित किया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और इसको लेमिनेटेड किया जाता है। पटलित की जो मोटाई होती है तो ध्यान रखिएगा 0.35 mm से लेकर के यहाँ पे 0.50 mm होती है। कितनी होती है, 0.35 से लेकर के 0.50 mm रखी जाती है। यहाँ पे ये डायग्राम बताया जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है। और मेरे दोस्तों ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कम्यूटेटर, कम्यूटेटर कहते हैं। और ये पत्तियां होती है ये कठोर तांबे की बनी होती है जिसे अपन खंड या सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही चिन्ह आपका लग चुका है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है और ये है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को समझिएगा ध्यानपूर्वक। ये लो, यहाँ पे यदि सप्लाई आवृत्ति घटाकर आधी कर दी जाए तो भंवरधारा हानि का मान क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिएगा भंवरधारा हानि, मैं बात करता हूं यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा सा और डीपली जाता हूं। और डीपली जाने का मतलब यह है कि हानि होती है दो प्रकार की। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हानि, और हानि कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पे ताम्र हानि, यहाँ पे ताम्र हानि, एक होती है लोह हानि, लोह हानि, और एक होती है मेरे दोस्तों यांत्रिक हानि। इस प्रकार से समझिएगा, लोह हानि होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी, यहाँ पे बात करता हूँ स्ट्रेसिस, कौन सी होती है, स्ट्रेसिस होती है। और एक होती है आपकी कौन सी, भंवरधारा हानि, जिसे एडी करंट भी कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे फोकाल्टो हानि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे फोकाल्टो, इसे फोकाल्टो हानि के नाम से जाना जाता है। जबकि भंवरधारा हानि होती है इसको अपन किस नाम से जाना जाता है, तो इसे शैथिल्य हानि कहते हैं, शैथिल्य।
इसे शैथिल्य हानि या फिर दोस्तों मंदायन हानि कहते हैं। जो लोहा हानि होती है ना, ये लोहा हानि मेरे दोस्तों फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होती है, और ये लोड जो होता है ये लोड पर निर्भर नहीं होती। जबकि हमारी ताम्र हानि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं होती, ये लोड पर क्या होती है, ये लोड पर निर्भर होती है। ये आपकी एसी और डीसी, ये एसी और डीसी दोनों पे होती है, जबकि लोहा हानि ओनली फॉर क्या होती है, एसी पर कार्य करती है। लोहा हानि और आपकी यांत्रिक हानि होती है, ये नियत हानि होती है दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं भंवर धारा हानि, फोकाल्टो हानि का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे WE बराबर होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे F का स्क्वायर होता है, यहाँ T का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे एक इसका होता है F हो गया, T हो गया, और एक होता है V मैक्सिमम का स्क्वायर, और एक यहाँ पे अपन V की बात करते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। जबकि इधर आपके स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो WH बराबर होता है नीटा B मैक्सिमम 1.6 होता है F, और यहाँ पे V होता है। ये आपके इसका सूत्र होता है, और ये इधर इसका सूत्र होता है। यदि सप्लाई आवृत्ति घटाकर आधी कर दी जाए, ये कह रहा है कि भाई साहब मैं तो आधी करूंगा, यानी आधी करूंगा, तो आधी करेंगे तो सीधी बात है स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे आपकी ये भंवर धारा हानि हो गई। तो भैया 1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे WE बराबर कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे 1/4 हो जाता है। तो 1/4 हो जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा अपन ने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और ये अगला प्रश्न आ चुका है, ये लो। तो यहाँ पे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पे 1 किलोवाट खालिस्तान के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो मैं कहूंगा कि 1.34 HP। मैं बात करूंगा 1 किलोवाट बराबर 1.36 HP। मेरे दोस्तों यहाँ पे जो 34 होता है वो किसके अंतर्गत होता है, और 36 होता है ये किसके अंतर्गत होता है। तो ये 34 होता है, ये तो होती है ब्रिटिश प्रणाली, और ये जो 36 होता है ये होती है मेरे दोस्तों मेट्रिक प्रणाली के अंतर्गत होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है यहाँ पे 1000 वाट होता है। 1 HP बराबर कितना वाट होता है, तो ध्यान रखना 735.5 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 1 HP बराबर यहाँ पे 550 फुट पाउंड प्रति मिनट होता है, फुट पाउंड प्रति मिनट होता है। 1 HP बराबर यहाँ पे 75 kg प्रति मिनट होता है, फुट पाउंड प्रति सेकंड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा डाटा आपको एनालिसिस करा दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट किसके बराबर है, तो 1.1 तो होगा नहीं, किसी में भी नहीं है। 1.34 यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो 1 किलोवाट आपका हो जाएगा 1.34। बाकी और ऑप्शन भी कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। आगे अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, और अगला प्रश्न क्या आता है, आइए अगला प्रश्न आपके यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक मोटर पर प्रचालित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तुल्यकालिक जो मोटर होती है, यानी सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, ये सिंक्रोनस मोटर होती है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसके रोटर पर डीसी सप्लाई दी जाती है,
और इसके स्टेटर पर एसी सप्लाई दी जाती है। दोनों सप्लाई से ये प्रारंभ होती है। इसके मैं टॉर्क की बात करता हूं तो 0 होता है, और इसमें जो स्लिप होती है वो स्लिप कितनी होती है तो 0 होती है। तो यहाँ पे टॉर्क और स्लिप, टॉर्क और स्लिप की बात करते हैं प्रारंभ में तो कितनी होती है, 0 होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सिंक्रोनस जो स्पीड होती है ना वो रोटर स्पीड के क्या होती है, बराबर होती है। और ये जो आपकी मोटर होती है ये अस्वचालित मोटर होती है। ये कौन सी होती है, तो बात करेंगे अस्वचालित मोटर होती है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। और सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर अगर मैं सामान्य कंडीशन की बात करता हूं तो इकाई होता है। लेकिन यहाँ पे इकाई, यहाँ अग्रगामी, एक होता है आपके पश्चगामी, ठीक है, और एक होता है आपके यूनिट। तो ये तीनों ही इसके अंतर्गत होते हैं। तो शून्य भार और अति उत्तेजना, अति भार एवं अति उत्तेजना, अति भार एवं शून्य उत्तेजना, और शून्य भार एवं शून्य उत्तेजना। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे बात कीजिएगा तो सुधारने के लिए, पावर फैक्टर सुधारने के लिए अपन कहेंगे अति उत्तेजना जरूरी होता है। तो अति भार और शून्य उत्तेजना, अति भार एवं अति उत्तेजना, अति भार एवं अति उत्तेजना। तो शून्य भार अति उत्तेजना, तो शून्य भार पर क्या हो जाएगा, अति उत्तेजना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न देखिएगा, ये लीजिएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये लो, तो यहाँ पे एक स्टेटर, यहाँ पे एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे विद्युत डिग्री कह दीजिए, चाहे इसको क्या कह दीजिए, कोण कह दीजिए। तो यहाँ पे विद्युत डिग्री को शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पे थीटा ई के माध्यम से लिखा जाता है, और यहाँ पोल की संख्या बटे में 2 होता है, और यहाँ पे यांत्रिक कोण आता है। क्या आता है, तो यहाँ पे बात करेंगे यांत्रिक कोण आता है। और यांत्रिक कोण को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, P/2 इंटू में थीटा m लिख सकते हैं मैकेनिकल ईयर। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, और तो इसको लिख सकते हैं P/2 इंटू में ये इसका मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये इससे गया तो कितनी बार गया, 180। तो यहाँ पे थीटा ई बराबर P इंटू में 180 होता है मेन रूप से। तो ये है, तो यहाँ पे 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, तो ये लो पोल इंटू 180, तो यही आपका राइट ऑप्शन होता है। बाकी 360 इंटू ध्रुवों की संख्या ये नहीं होगा, तो 180 यहाँ पे हो जाएगा। ये पूरा का पूरा अपन ने समझ लिया। दोस्तों यहाँ पे एक एक पॉइंट को तरीके से आप देखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीरीज है जो कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न क्या है, ये लीजिएगा। तो यहाँ पे डीसी जनित्र कम्यूटेटर की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सफाई की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये कम्यूटेटर होता है, और ये जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो अपन बात करेंगे AC टू DC, यानी AC वोल्टेज को किस में बदलेगा, DC वोल्टेज में बदलता है। और दूसरा कार्य इसका DC वोल्टेज को किस में बदलता है, AC वोल्टेज में बदलता है। अब बात करेंगे क्लियर कि यहाँ पे किसको किस में बदलता है। तो मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भैया DC जनरेटर में क्या काम करेगा, तो AC को DC में बदलेगा, और DC मोटर के अंतर्गत पूछ ले तो DC को किस में बदलेगा, AC के अंतर्गत बदलता है। यहाँ पे कम्यूटेटर जो बना होता है ये किसका बना होता है, तो यहाँ बात करेंगे कठोर क्रसित तांबा यानी हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये आपको कम्यूटेटर दिखाया गया है, और ये आपको पत्तियां नजर आ रही है। तो ये जो पत्तियां होती है इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों खंड या सेगमेंट।
सेगमेंट्स। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना, क्वाइलों की संख्या के बराबर इनकी संख्या होती है। यानी कि मैं बात करूंगा यहाँ पे खंड, खंड बराबर क्वाइल संख्या, क्वाइल संख्या, क्लियर, संख्या, ये लो। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये जुड़े होते हैं, जिस भाग को कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं? इसे राइजर के नाम से जाना जाता है। और इसको साफ करने के लिए CTC का प्रयोग करते हैं, CTC, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये लीजिए अगला प्रश्न। तो यहाँ पे ये अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मर में श्वसक, श्वसक का मतलब होता है ब्रीदर, का कार्य होता है दोस्तों कहाँ लगा होता है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये मेन टैंक होता है। मेन टैंक के ऊपर 2 पाइप होते हैं, और 2 पाइप जो होते हैं इसके ऊपर यहाँ पे ये होता है कंजर्वेटर, और कंजर्वेटर के ऊपर यहाँ से एक नली के द्वारा एक बोतल सी लटकी होती है, अगर आपने देखा होगा। तो ये जो होता है इसी को अपन क्या नाम देते हैं? यहाँ पे ब्रीदर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इस ब्रीदर के अंदर जो नीली नीली ये दिखाई दे रही है आपको, इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों क्या? सिलिका, सिलिका जेल, यानी कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा, इस ब्रीदर का काम होता है क्या? कि जो बाहर की हवा होती है जो अंदर जाती है, अंदर जाती है तो उस हवा में से नमी को अवशोषित करना होता है। तो वाइंडिंग का इंसुलेशन, वायु से नमी को सोख लेना, कंजर्वेटर से तेल लिया जा सकता है। वाइंडिंग तो साफ आ गया कि वायु में से नमी को सोख लेता है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। आपसे पूछा जाए रंग, तो मेरे दोस्तों रंग 3 कंडीशन में पूछ सकता है। एक पूछ सकता है ताजा, क्या पूछ सकता है? तो यहाँ पे बात करेंगे ताजा, और ताजा को अपन क्या कहते हैं? शुष्क, शुष्क। तो ताजा का रंग होता है वो होता है नीला। ठीक है, और मैं बात करता हूं जब अर्ध बेकार हो जाती है या अर्ध गीली हो जाती है, तो ये है आपके बैंगनी रंग की, ये बैंगनी रंग। और यहाँ पे बात करेंगे कि पूर्ण नमी युक्त, पूर्ण नमी युक्त, पूर्ण नमी युक्त जब होती है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो अपन कहेंगे हल्का लाल गुलाबी। तो मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे गुलाबी, ये लो सर। तो ये पूरा का पूरा अपन ने मैटर समझ लिया। तो राइट ऑप्शन आपने बी लगा दिया। तो ये लो, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है 18 नंबर। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? दोस्तों ये ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, यहाँ आपको ये नजर आ रही है। तो ये तो है कोर, क्या आ रही है? कोर। और कोर के ऊपर लपेटी गई है मेरे दोस्तों क्या? तो यहाँ पे वाइंडिंग। और जो वाइंडिंग होती है यही सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग है, सबसे अधिक गर्म, सबसे अधिक गर्म भाग होता है कौन? वाइंडिंग, जिसमें 2 होती है, एक होती है प्राथमिक और एक होती है सेकेंडरी। प्राथमिक को सप्लाई से जोड़ा जाता है, जबकि सेकेंडरी को लोड से संयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे होता है फ्रेम, टेल, वाइंडिंग और क्रोड होता है। तो अपन सीधा कहेंगे कि सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग होता है कौन सा? वाइंडिंग होती है। और वाइंडिंग का कार्य यहाँ पे क्या होता है? तो अपन कहते हैं यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, वहां से अपन EMF उत्पन्न करते हैं यानी लेते हैं। तो ये वाइंडिंग होती है। जबकि यहाँ पे वाइंडिंग कौन से प्रकार की अपन यूज करते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि सिंगल फेज है, 3 फेज है, तो अलग अलग प्रकार का होता है। ये कोर के ऊपर लपेटी जाती है। तो यहाँ पे एनामेल्ड कॉपर तार से बनी होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे इनामेल्ड, इनामेल्ड, या फिर आप बात कर सकते हो विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, इनामेल्ड या विद्युत रोधी तांबा तार, विद्युत रोधी तांबा तार की बनी होती है। 18 नंबर हो गया। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, और अगला प्रश्न क्या है? आइए, तो यहाँ पे ये अगला प्रश्न आ चुका है।
तो यहाँ पे विद्युत एक प्रकार की क्या होती है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सीधा सा बात करेंगे कि जो विद्युत होती है ना, ये विद्युत तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक कौन सी होती है, तो बात करेंगे स्थिर विद्युत होती है, और एक होती है आपकी कौन सी, चल विद्युत होती है। स्थिर विद्युत जो होती है ये घर्षण द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसमें जो आवेश होते हैं ना, इसमें आवेश होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं, ये स्थिर अवस्था में होते हैं। जबकि चल विद्युत जो होती है इसके अंतर्गत ये रासायनिक क्रिया से पैदा होती है, रासायनिक के द्वारा। इसके अंतर्गत ये कहेंगे जो चल विद्युत होती है, जिसमें आवेश जो होते हैं ये आपके गतिशील, इसमें आवेश कौन से होते हैं, गतिशील होते हैं, और ये तारों में प्रवाहित होती है। ये आपके दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है आपकी कौन सी, डीसी। कौन सी होती है, डीसी होती है। तो स्थिर विद्युत तारों में प्रवाहित नहीं होती है, यह सिस्मोग्राफ या कंप्यूटर प्रिंटर के अंतर्गत प्रयोग की जाती है, जबकि चल विद्युत सामान्यतः नॉर्मल अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे ऊर्जा, ठीक है, राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, ये लीजिएगा अगला प्रश्न। और यहाँ पे मेरे दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझते हुए कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है किसी इंडक्टर का मतलब होता है प्रेरक, ठीक है। ये प्रेरक को प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस 314 ओम हो, तो इसके प्रेरक का क्या कीजिएगा, मान याद कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, XL बराबर होता है 2 पाई FL। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आसान भाषा में इसको आप हल कर पाओगे। आपसे पूछ रहा है प्रेरक यानी L का मान, ठीक है, प्रेरक का ही मान पूछ रहा है L। तो यहाँ अगर मैं L का मान निकालता हूँ तो यहाँ पे XL ऊपर चल जाएगा, और ये 2 पाई क्या हो जाएगा, L। यहाँ XL का मान दिया गया है कितना, 314, नीचे 2, और यहाँ पे मेरे दोस्तों पाई का मान कितना लेंगे, तो अपन कहते हैं 3.14, 22/7 होता है, यानी 3.14। तो मैं बात करूंगा 3.14 इंटू में F कितना है, 10। ये लो, क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, अब थोड़ा सा समझने के लिए है, ये 314 है, मैंने 314 लिख दिया, ठीक है। नीचे 2 है, इंटू ये पॉइंट उठाऊंगा मैं, 314, 2 संख्या के बाद पॉइंट था, ऊपर 2 जीरो लगेगी, ये 2 जीरो, नीचे यहाँ पे ये 10 हो गया। तो यहाँ पे अब काटिएगा इसको, जैसे काटते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 314 से 314 कितनी बार गया, 1 बार। अब यहाँ पे ये मत कहना कि जीरो क्या करे भैया, 1 है और ये जीरो, तो यानी कि ये 10 बार कट गया पूरा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कितना है, 2, तो 2 से 10 कितनी बार जाएगा, 5। यानी कि मैं बात करूंगा L बराबर कितना आ गया, 5 हेनरी। कितना आ गया, 5 हेनरी। तो ये आपका ऑप्शन आ चुका है बी ऑप्शन, 5 हेनरी। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे पूरे के पूरे आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे इसमें। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही आज की क्लास।